बैठ जाइए हो, जल्दी बैठिए। ज्योग्राफी का भी नोट जो है एक बार करेक्शन करवा दिए हैं, अब होगा तो दूसरा बार क्लासे में करेक्शन करवाएंगे। देखिए ज्योग्राफी का भी नोट आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन पहले वो खत्म होने दीजिए। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे भर दिन क्लास लेना पड़े, किसी एक रोज लगा देंगे क्लास। ज्योग्राफी पढ़ भी रहे हैं आप लोग, ठीक है। आ जाइए, सीधा हम लोग पढ़ते हैं। कल उलर का मूड खराब नहीं करता तो आज कल दोनों दिन आप ही लोग का क्लास होता है। खैर कोई बात नहीं ना, अब एक्स्ट्रा क्लास लगे भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्लास होगा जैसे होता है वैसे होगा, ठीक है। आ जाइए, देखिए जिनका भी जो भी क्वेरी है कि जो है फलना कब होगा, चिलना कब होगा, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा नया शुरू होगा, तो इसीलिए आपको बार बार मैसेज करने की जरूरत ना है। फलना कब होगा, चिलना कब होगा, ढेकना कब होगा, ठीक है। सब चीज होगा, एक खत्म होगा दूसरा होगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा होगा, तीसरा खत्म होगा चौथा होगा, होगा सब चीज, लेकिन धीरे धीरे होगा, ठीक है। चलिए, टेस्ट दिए थे, टेस्ट हुआ था ना, हाँ, नंबर टेस्ट था आज। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं जी? देते हैं ना, इधर लड़की लोग देती है कि नहीं देती है जी? हाँ दीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। आ जाइए, अब आइए क्वेश्चन पे, रिवीजन करते रहिए सिर्फ, समझ गए। सिलेबस खत्म करना। देखिए एक बात समझिएगा, बचपन से लेकर के आज तक आप इस बात को निश्चित तौर पर सुनते हुए आ रहे होंगे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। देखिए आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, आपके हाथ में मेहनत करना है। सिलेबस खत्म करना आपके हाथ में है नहीं ना, सिलेबस खत्म करना हमारे हाथ में ना है, तो हमको सोचने दीजिए ना उसके लिए, ठीक है। आप सिर्फ चीजों का रिवीजन करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, चीजों को पचाते रहिए, बस यही कहेंगे। और टेलीग्राम पर जो टेस्ट होता है, देखिए 15 दिन में टेस्ट को ऐसे शेड्यूल किए हैं, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसको मारते रहिए, समझ गए। किसी दिन 100 क्वेश्चन, किसी दिन 150 क्वेश्चन, सब रोज सब जैसा क्वेश्चन मिलेगा, क्लियर है ये बात? हाँ, तो उस सब में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम पार्टिसिपेट करना है। और आपको जो है कल 3 सितंबर को बीता हुआ कल 3 सितंबर को 64 पोस्ट एक्साइज दरोगा वाला मेंस का परीक्षा हुआ है। अपना जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, लगभग 70% जीएस का क्वेश्चन, 70 से 80% जीएस का क्वेश्चन अपने बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक से आया है, समझ गए। तो वैसे ही आपके बिहार पुलिस परीक्षा में भी बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा प्रश्न आने जा रहा है। इस बात को आप अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए। और इसलिए उस बुक को कंप्लीट कीजिए होमवर्क सीरीज के जरिए, जो टेलीग्राम पर मैसेज डालते हैं, टेस्ट का लिंक डालते हैं, उसके थ्रू जो है आप कीजिए, और बहुत बेहतर आप कीजिएगा। अगर आप मेहनत कर दीजिएगा तो बहुत बेहतर कीजिएगा, क्लियर है? तो उस टेस्ट में पार्टिसिपेट होना लड़का लड़की सबको जरूरी है। आप ही भ्रम में मत रहिए कि जो है हमको नहीं करना है, हमको नहीं करना है, सबको करना है। अरे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखना खराब बात है जी, बढ़िया बात है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, तो वो तो आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए है, तो इसलिए उसको देखना है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग से रिक्वेस्ट है, क्विज बोर्ड पे नहीं हो रहा है,
बल्कि जो है वो हो रहा है आपको गूगल फॉर्म पर हो रहा है। उसमें कुछ है जी, कुछ नहीं है, समझ गए? तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब आ जाइए, देखते हैं। ये क्वेश्चन बता ना दिए थे, ये बता दिए थे। एक 114, किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी? रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, रंजीत सिंह के साम्राज्य का सीमा निर्धारण और अंग्रेजों के राज्य के सीमा निर्धारण को लेकर अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों के तरफ से भाग इसमें चार्ल्स मेंटकॉफ ने लिया था और इस संधि के तहत सतलज नदी को रंजीत सिंह और अंग्रेजी राज्य के सीमा के तौर पर निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलज नदी से पूरब रंजीत सिंह नहीं आएंगे और सतलज नदी से पश्चिम अंग्रेज नहीं जाएंगे। और यह संधि 1809 में हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, क्योंकि मिंटो प्रथम की अगर आप बात करेंगे तो मिंटो प्रथम का शासनकाल था आपको 1807 से 1813, 1807 से 1813 और 1807 से 1813 के बीच में ही 1809 है। अर्थात जब अमृतसर की संधि हुई थी उस समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। आगे, किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चार्टर एक्ट पारित हुआ? यह भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? देखिए, जो अंग्रेज था ना बड़ी साम्राज्यवादी था। भारत में भारतीय साम्राज्य को तो अंग्रेजों ने जीता ही, साथ ही साथ अंग्रेजों ने जो है भारत के आसपास के देश नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे क्षेत्रों को भी जीतने का काम किया। इसी संदर्भ में अंग्रेजों ने नेपाल को जीतने को लेकर नेपाल के राजा के साथ युद्ध लड़ा। 1814 से 1816 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। और जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था तो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स की हम बात करें तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है इनका शासनकाल है 1813 से 1823, 1813 से 1823, 1813 से 1823 और 1813 से 1823 के दौरान ही 1814 से 16 के दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध हुए, जिस युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के तहत हुई है। और सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई है, लेकिन सुगौली का संधि लागू 1816 में हुआ है। सुगौली का संधि हुआ है 1815 में और लागू हुआ है सुगौली की संधि 1816 में। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहां पर 2-3 बात याद रखना है। एक बात बताइए, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुए हैं? कब हुए हैं? किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? आगे, संगौली की संधि किस किस के बीच हुई है? संगौली की संधि अंग्रेज और नेपाली शासक के बीच हुआ है और नेपाली शासक को गोरखा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोरखा। अंग्रेज और गोरखा, अंग्रेज और गोरखा, अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? और ये जो स्टेटमेंट है ना जी, ये स्टेटमेंट जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में है। थोड़ा सा क्वेश्चन स्पष्ट और अस्पष्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। नहीं, 1 मिनट, ये ठीक है। इससे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब ये पूरा क्वेश्चन सही हुआ।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको स्पष्ट हुआ, समझ गए? पूरा क्वेश्चन स्पष्ट हुआ। अब आ जाइए, इसके समय में ही पिंडारियों का दमन हुआ। देखिए सुनिए, मराठा का सबसे बड़ा सहयोगी था पिंडारी। मराठा का सबसे बड़ा सहयोगी पिंडारी, क्योंकि मराठा जो भी युद्ध लड़ता था ना, उस युद्ध में मराठों का साथ पिंडारी देता था। मराठा जो भी युद्ध लड़ता था उस युद्ध में मराठों का साथ पिंडारी दिया करता था। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। और एक विद्वान हुआ करते थे मैल्कम ग्रे। मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने पिंडारियों को मराठा का कुत्ता कहा है। पिंडारी को मराठा का कुत्ता कहा है। पिंडारी को मराठा का कुत्ता कहा है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो नीचे से आप एक लाइन लिखिएगा, मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी पिंडारी हुआ करता था। मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी पिंडारी हुआ करता था। पिंडारी हुआ करता था, जिसे मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी पिंडारी हुआ करता था, जिसे मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों का कुत्ता कहा है। जिसे मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों का कुत्ता कहा है। जिसे मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों का कुत्ता कहा है। जिसे मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों का कुत्ता कहा है। जिसे मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों का कुत्ता कहा है। जिसे मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों का कुत्ता कहा है। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। क्या है? सही है। पिंडारी का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबसे पहले पिंडारी का दमन किया। जब पिंडारी का दमन कर दिया तो मराठे लोग उग्र हो गए और फिर अंग्रेज और मराठा शासकों के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के दौरान हुए। और इस युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को पराजित किया और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स को। दूसरा, पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। हां थे, यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया। हां, अंतिम रूप से खत्म कर दिया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही जो है मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अर्थात इनमें से सभी सही है। इनमें से सभी सही है। अगर मान लिया जाए लॉर्ड हेस्टिंग्स इस क्वेश्चन के पहले आप नहीं जोड़ेंगे तो क्वेश्चन स्पष्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जोड़ना क्या है? आवश्यक है। क्लियर है बात? चलिए, अब नीचे से एक लाइन लिखिएगा आप पहले। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है।
लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, समझ गए? तो बताइए, मराठा शासित क्षेत्र को किस गवर्नर जनरल ने जीता? किसने जीता? मराठा शासित क्षेत्र को किसने जीता? चलिए आगे आ जाइए। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नए नियम बनाए? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसानों से संबंधित अधिनियम था। किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था? देखिए, जो आंग्ल बर्मा युद्ध है ये लॉर्ड एमहर्ट्स के शासनकाल में लड़ा गया था। लॉर्ड एमहर्ट्स का शासनकाल है 1823 से 1828। लॉर्ड एमहर्ट्स का शासनकाल है 1823 से 1828 और 1823 से 1828 के बीच में ही आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए, हम आपको बार बार बताए हैं कि जो अंग्रेज था ना जी, जो अंग्रेज था, अंग्रेज की अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज था ना बड़ी साम्राज्यवादी था। बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा यानी म्यांमार, और म्यांमार को जीतने के लिए अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्ट्स के समय 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 लॉर्ड डलहौजी, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन। और अंततः लॉर्ड डफरीन के समय में ही अंग्रेजों ने बर्मा को पूर्णतः जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जो बर्मा ब्रिटिशों के अधीन 1948 ईस्वी तक रहा। और जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को दी, उसी प्रकार से ब्रिटिशों ने वर्ष 1948 ईस्वी में बर्मा को आजादी दे दिया। वर्ष 1948 ईस्वी में बर्मा को आजादी दे दिया। तो लॉर्ड एमहर्ट्स के समय सीधा आंग्ल बर्मा युद्ध है। सीधा आंग्ल बर्मा युद्ध है तो मतलब समझना है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है यह 1824 से 26 के दौरान लॉर्ड एमहर्ट्स के समय हुआ था। और देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण क्या था जानते हैं? देखिए, कोई भी युद्ध होता था तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। जैसे मान लिया जाए कि आज हम आपको 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठाते हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि आपको परीक्षा पास करना है, इसलिए आप बैठते हैं। अगर आपको परीक्षा पास नहीं करना रहता, अगर आपको सरकारी नौकरी की ललक नहीं होती, तो फिर आप नहीं बैठते। पहले आप बैठते थे 5 घंटा क्लास में, नहीं बैठते थे, लेकिन अभी बैठते हैं ना जी, निश्चित तौर पर बैठते हैं। समझ गए? तो अब चीजों को आप समझिएगा, अब चीजों को आपको यह समझना है, कोई भी युद्ध होता था उस युद्ध का कोई ना कोई कारण निश्चित तौर पर होता था। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के दौरान हुए हैं, इसके भी कारण थे। इसके क्या कारण थे? तो देखिए, इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को कहा कि आप समुद्र पार करके बर्मा जाइए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को कहा, अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही भी थे, तो अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को कहा कि आप बंगाल की खाड़ी नामक समुद्र को पार कीजिए और बर्मा जाइए, समुद्र पार कर बर्मा जाइए। उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। जैसे झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, दुर्व्यवहार करना पाप है, उसी प्रकार से उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। कोई भी हिंदू समुद्र पार नहीं करना चाहता था। अगर कोई समुद्र पार करके किसी दूसरे देश चला जाता था, फिर वह अपने देश भारत लौटता था, तो भारत उसे स्वीकार नहीं करता था, भारत उसे स्वीकार नहीं करता था। यहां तक कि उसका समाज, उसका गांव, उसका शहर, उसकी बीबी, उसके पिताजी, उसके माताजी, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता था। भारतीय इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो भारतीय सैनिक समुद्र पार कर बर्मा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती बर्मा भेजने का प्रयास किया गया। इसलिए जो है आपको भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। और बर्मा जाने के प्रश्न पर जो भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था,
उस विद्रोह को बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। उस विद्रोह को बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। और आंग्ल बर्मा युद्ध अंग्रेज बर्मा को जीतने के लिए किया था और इस युद्ध के माध्यम से थोड़ा बहुत क्षेत्र को जीता भी। और इस युद्ध की समाप्ति 1826 में हुए यानडूब के संधि के तहत हुआ। 1826 में हुए यानडूब के संधि के तहत हुआ। तो आंसर लॉर्ड एम हर्ट्ज। नीचे से एक लाइन लिखिएगा। एक लाइन लिखने से पहले ई क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसके शासनकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ? लॉर्ड एम हर्ट्ज। बर्मा जाने के प्रश्न पर नीचे से लिखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान, नीचे से लिखिएगा स्टार मार के लिखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान बर्मा जाने के प्रश्न पर बर्मा जाने के प्रश्न पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान बर्मा जाने के प्रश्न पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान बर्मा जाने के प्रश्न पर बर्मा जाने के प्रश्न पर बर्मा जाने के प्रश्न पर बैरकपुर के सिपाहियों ने 1824 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। जिसे बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति। अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति 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 समाप्ति प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति समाप्ति एक मिनट, समाप्ति 1826 ईस्वी में हुए 1826 ईस्वी में हुए 1826 ईस्वी में हुए यानडूब की संधि के तहत हुआ है। 1826 ईस्वी में हुए यानडूब की संधि के तहत हुआ है। 1826 ईस्वी में हुए यानडूब के संधि के तहत हुआ है। 1826 ईस्वी में हुए यानडूब के संधि के तहत हुआ है। 1826 ईस्वी में हुए यानडूब की संधि के तहत हुआ है। यानडूब की संधि के तहत हुआ है। यानडूब के संधि के तहत हुआ है। फुल स्टॉप। आगे, माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया पहनने ना देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। समझ गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक उत्तर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वार्ले के समय में ना जी। सर जॉर्ज वार्ले, एक मिनट रुक जाइए। सर जॉर्ज वार्ले के समय हुआ था, उसको दबाया था विलियम बेंटिक ने। ये थोड़े पूछ रहा है कि दबाया किसने है, पूछ रहा है किसके शासन काल में हुआ। तो सर जॉर्ज वार्ले आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगर ये रहता दबाया किसने है, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता। लॉर्ड विलियम बेंटिक तब होता, ऐसे नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। आगे, 1803 में मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बताइए। 1833 ना जी। क्लियर है ना? इसमें कुछ बताना है?
एक बार बता दीजिए तो। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट 1700। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 का, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम। ठग किसकी पूजा करते थे? देवी काली। सुनिए समझिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधारवादी और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा को समाप्त किया, कानून बनाकर सती प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया, और 1829 ईस्वी में कानून बनाया, और 1829 ईस्वी के कानून के धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। और सबसे पहले सती प्रथा 1829 में बंगाल में समाप्त हुआ, फिर 1830 में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में, फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा को समाप्त किया गया। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास मुगल बादशाह अकबर ने किया, मराठा पेशवा ने किया। इन लोगों ने भी सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग सती प्रथा का अंत कर नहीं पाए। अंततः सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 के अधिनियम के धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। और फिर इन्होंने ही भारत से कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया। अब कहिएगा सती प्रथा क्या है, ठगी प्रथा क्या है? तो सती प्रथा आप सब लोग जानते हैं, प्राचीन काल से भारत में यह व्यवस्था थी कि अगर पति का निधन हो जाता है तो पति के चिता पर ही पत्नी को जबरदस्ती दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा गया। क्रूरतम प्रथाओं में से एक था ठगी प्रथा। अरे ठगने का जो काम करता है, ठगने का दलाली जो करता है, दलाली जो करता है, यानी जो है आपको कहेगा कि आप इतना पैसा दीजिए हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, ठग के भाग जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार की प्रथाएं भारत में पहले ये से विद्यमान है। तो इस प्रथा का भी अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 ईस्वी में किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कलकत्ता में 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना, और भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1835 में बना, 1835 में बना। समझ गए? तो आगे आइएगा। बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1835 में। किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? मैकाले आयोग की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले आयोग की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। समझ गए? आगे बेंटिक द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद था, जिसे 700 रुपया प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। सदर अमीन का पद था। सदर अमीन का पद हो सकता है इसका आंसर गलत हो, सदर अमीन का पद होगा। किस चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा? 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन।
राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नीचे से लिखिएगा। (1829) में बंगाल में 1829 में बंगाल में, 1830 में मुंबई और मद्रास में, 1829 में बंगाल में, 1830 में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत किया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत किया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत किया गया। आगे, किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया? धारा 17। धारा 17। राजा राम मोहन राय के अलावा किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? अकबर और मराठा पेशवा दोनों ने। आगे, बेंटिक ने किसकी सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स मेंटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेंटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, इसलिए चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेंटकॉफ। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। नरबली प्रथा क्या था जानते हैं? आपको हो सकता है बताए होंगे, नहीं बताए। देखिए सुनिए, ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था, ओडिशा राज्य का नाम सुने आप? ओडिशा में एक खोंड नामक जनजाति रहती थी। कौन जनजाति थी? खोंड। ओडिशा में एक खोंड नामक जनजाति रहती थी, खोंड जनजाति। देखिए, जैसे आप ही लोग हैं, आप ही लोग के अलग अलग देवी देवता होते होंगे। कोई राम को मानते होंगे, कोई साईं को मानते होंगे, कोई कृष्ण को मानते होंगे, कोई बाबा भोले को मानते होंगे, कोई धर्मराज को मानते होंगे, कोई किसी और अन्य देवी देवता को मानते होंगे। समझ गए? हर किसी का अपना अलग अलग देवी देवता। ये हिंदू के संदर्भ में हमने बात किया है। तो देखिए, और हर देवी देवता अलग अलग चीज स्वीकार करता है। जैसे कोई देवी देवता दूध स्वीकार करते हैं, कोई देवी देवता भांग स्वीकार करते हैं, जैसे बाबा भोले भांग हो गया, और जो है क्या होता है वो जो ऐसे करके पीता, गांजा। हाँ, गांजा, गांजा है ना। हाँ, फिर जो है अलग अलग चीज। तो खोंड जनजाति जो हुआ करता था, खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए मानव का बलि देता था। खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए मानव का बलि देता था, मानव का बलि। और वो भी पुरुष, पुरुष, मानव में भी पुरुष होना चाहिए, और पुरुष में भी स्वस्थ होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। इसी को नरबली प्रथा कहा जाता था। तो ओडिशा की खोंड जनजाति में जो यह प्रचलित थी कि अपने देवी देवता को खुश करने के लिए जो स्वस्थ, सुंदर और विद्वान मानव की बलि दी जाती थी, इसी को नरबली प्रथा कहा जाता था। इसी को नरबली प्रथा कहा जाता था। और इस नरबली प्रथा का अंत हार्डिंग ने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल है 1844 से 1848।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग। अभी तुरंत न बताए हैं कि हार्डिंग का शासनकाल है 1844 से 1848। तो लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल 1844 से 48 है, लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल 1844 से 48 है, इसी बीच में 1845 से 46 है, और इसी समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? नेपियर का यह स्टेटमेंट है। 1843 के एक्ट 4 के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो का शासनकाल है 1842 से 44, और इसी बीच में 43 आता है। 1843 के एक्ट के 5 के तहत दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलेनबरो के समय हुआ। लेकिन ध्यान रहे, दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में ही हो गई थी। दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में ही हो गई थी, लेकिन दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। 1843 में लॉर्ड एलेनबरो के समय हुआ। और दास प्रथा यानी गुलामी प्रथा, यानी पहले क्या होता था? मानव का क्रय विक्रय होता था। तो मानव के क्रय विक्रय वाली जो प्रथा होती थी ना, उसी को दास प्रथा कहा जाता था। मानव के क्रय विक्रय वाली प्रथा को ही क्या कहा जाता था? दास प्रथा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? देखिए, जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है यह हुआ है 1839 से 1842। समझ गए? तो एलेनबरो का शासनकाल है 1842 से 44। मेंटकॉप का शासनकाल है 1835 से 36, और ऑकलैंड का शासनकाल है 1836 से 42। 1836 से 42। तो ऑकलैंड के समय ही 1839 से 42 के दौरान प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और ध्यान रहे कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था, इसमें जगह जगह ऑकलैंड की हार हो रही थी। इसी वजह से ऑकलैंड को वापस लंदन बुला लिया गया, और इसके स्थान पर एलेनबरो को बनाकर अगला भारत का गवर्नर जनरल भेजा गया, और लॉर्ड एलेनबरो के नेतृत्व में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की जीत हुई। लॉर्ड एलेनबरो के नेतृत्व में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की जीत हुई। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड की आप बात करेंगे तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का मरम्मत करवाया था। जिस जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, उस जीटी रोड का मरम्मत भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। नीचे से लिखिएगा। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। देखिए, अभी तुरंत बताएं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड की जगह जगह हार हो रही थी, जिस वजह से इन्हें लंदन बुला लिया गया। अगला गवर्नर जनरल बनाकर एलेनबरो को भेजा गया। एलेनबरो के समय में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई, और एलेनबरो ने ही अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों को जीत दिलाया। इसी आधार पर इस प्रश्न का आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? लॉर्ड एलेनबरो। किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? देखिए, ध्यान दीजिएगा।
पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में हुआ। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में हुआ, 1849 में हुआ। और 1849 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतकर, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतकर पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है यह 1848 से 1849 के दौरान हुए हैं। यह 1848 से 1849 के दौरान हुए हैं। और इस समय दिलीप सिंह पंजाब के सिख शासक हुआ करते थे। और इस युद्ध में भारी मात्रा में तोप का प्रयोग किया गया था, जिस वजह से इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध के दौरान कई सारे युद्ध हुए थे। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध। ये युद्ध अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी युद्ध जो है आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के ही अंग थे, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के ही अंग थे। तो आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो पहले था, हमको लगता है हो। पंजाब का विलय कब हुआ है? था ना, आज के टेस्ट में भी था। चलिए एक लाइन लिखिएगा, तो एक लाइन लिखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बोलिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़े गए थे? रामनगर, चिलियावाला, गुजरात, सब लड़ा गया था। उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट, किस शासक ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया? लॉर्ड डलहौजी ने। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापगत सिद्धांत किसकी देन है? व्यापगत सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी की देन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा यहां पर। व्यापगत सिद्धांत कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, ऑफ लैप्स कहिए, राजहड़प नीति कहिए, राजहड़प नीति कहिए, गोद निषेध प्रथा कहिए, गोद निषेध प्रथा कहिए, सब एक बात है, ठीक है। व्यापगत सिद्धांत कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, राजहड़प नीति कहिए, गोद निषेध प्रथा कहिए, सब एक बात है। यह सिद्धांत या यह नीति या यह प्रथा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया है। क्या है यह प्रथा, इसको आप समझिए। देखिए जब लॉर्ड डलहौजी को भारत भेजा गया ना, तो लॉर्ड डलहौजी को यह कहा गया कि भारत में आपको ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। आपके बाद ब्रिटिश कंपनी भारत में साम्राज्यवादी नीति को त्याग देगी, इसलिए आपको जितना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है आप कर दीजिए। डलहौजी भारत आया, डलहौजी ने भारत को समझा, जाना। तो डलहौजी को यह मालूम हुआ कि भारत के अधिकतर ऐसे शासक हैं जिसके पास अपना पुत्र नहीं है। तो भारतीय शासक करते क्या थे? पुत्र गोद लेते थे और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो डलहौजी ने इसको देखते हुए यह घोषणा किया कि अब किसी भी भारत के देशी रियासत के राजाओं के निधन होने के बाद उसका गोद लिया हुआ पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि उस राजा के निधन होने के बाद
उसका राज ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, अर्थात उस राजा को पुत्र गोद लेने का अब कोई अधिकार नहीं है। उस राजा के निधन होने के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी को व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राजहड़प नीति, अपहरण की नीति या गोद निषेध प्रथा कहा जाता है। और इसी प्रथा के तहत लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक स्तर पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। और भारत में सबसे ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और लॉर्ड डलहौजी सबसे ज्यादा अगर चर्चा में किसी चीज को लेकर रहा है तो वह व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर ही रहा है। व्यपगत सिद्धांत का ही शिकार सर्वप्रथम सतारा 1848 में बना, फिर जैतपुर, संभलपुर, फिर जो है उदयपुर, झांसी, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो गोद निषेध प्रथा का शिकार बना था, जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो जो व्यपगत सिद्धांत है यह लॉर्ड डलहौजी की देन है। किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम किया गया था? सतारा का विलय किया गया था 1848 में। 1848 में। आगे कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया? अवध 1856। अवध 1856। देखिए अवध में क्या था? अवध में जो है व्यपगत सिद्धांत लागू नहीं होता था, क्योंकि उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। अब वाजिद अली शाह का अपना बेटा बिरजिस कादिर था। वाजिद अली शाह के निधन होने के बाद अगला शासक बिरजिस कादिर बनता। तो अवध में व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था। इसलिए डलहौजी ने जेम्स आउट्रम नामक ब्रिटिश अधिकारी के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। नीचे से लिखिएगा, जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। आगे जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहां का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। सादत खां। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहां स्थानांतरित किया? मेरठ। कलकत्ता से मेरठ। कलकत्ता से मेरठ। तो अवध, सतारा, हैदराबाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नीचे से लिख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया। 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 आगे 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहां स्थापित किया? शिमला। शिमला। हां, शिमला। शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच कब लागू किया? 1854। 1854। और देखिए जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि वुड डिस्पैच ने ही लगभग सभी प्रकार की शिक्षा की बात की थी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा, उच्चतर स्तर पर शिक्षा, पुरुष शिक्षा, महिला शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, सरकारी शिक्षा, निजी शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा की बात
पहली बार वुड डिस्पैच में की गई थी, इसी वजह से वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और समझ लीजिए आप सब लोग 12:30 बजे से टेस्ट का डिस्कशन है। कल लेना है जी, 12:30 बजे से टेस्ट का डिस्कशन है आपका कल। और फिर जो है क्लास होगा बायोलॉजी का, फिर आगे जैसे चलता है वैसे होगा। लड़की लोग निकलिए। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। लड़की लोग निकलिए जल्दी।